से पहले भी बक्सर के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में अंत्येष्टि होती रही है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने हल्फनामा के जरिए बताया कि बक्सर में आसपास के दूसरे जिलों के लोग भी स्वजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। शव मामले के साथ साथ पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर भी सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना मरीजों का जिलेवार ब्यौरा मांगा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना को लेकर लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर थी, तो अब पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है और इसके साथ ही जिस तरीके से गंगा घाट पर लगातार जो शव मिलते जा रहे हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जिस वक्त कोरोना अपने पीक पर शुरू हुआ था उसी वक्त जब हाहाकार मचा था पूरे बिहार में, पूरे देश में, उस वक्त हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तलब किया था और कहा था कि आप कोरोना से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। उस वक्त लॉकडाउन इम्पोज नहीं हुआ था। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आप कोरोना से निपटने के लिए कौन कौन सी तैयारियां आपकी, और दूसरी बात कि क्या लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। इन तमाम बातों को हाई कोर्ट ने पहले रखा था। उसी बात को लेकर राज्य सरकार ने उस वक्त भी हलफनामा दायर किया था और अपनी बातों को रखा था। उसके बाद बक्सर में जो गंगा नदी है उसमें जब कोरोना अपने पीक कॉल पे था, पीक टाइम पे था, तो उस वक्त बक्सर में गंगा नदी में तमाम लाशें मिली थी। वो आज जली लाशें थी, डेड बॉडीज थी। तो ये आशंका जताई गई कि कोविड संक्रमित मरीजों की लाशें हो सकती हैं जिनको दफनाया नहीं गया है, नदी में फेंक दिया गया है या प्रॉपर्ली दफनाया नहीं गया है। और दूसरा एक जनहित याचिका भी दायर हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लाशों को गंगा नदी में फेंक देगी। तो इन तमाम बातों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने आज सरकार से पूछा है कि मामले में आगे क्या हुआ। तो राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर करके अपना जवाब भी दिया है। जो अपर महाधिवक्ता है बिहार, उन्होंने जवाब दायर किया सरकार की तरफ से, जिसमें बक्सर में जो डेड बॉडीज मिली थी उन डेड बॉडीज पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि ये कोविड काल का विषय नहीं है, उससे पहले भी, क्योंकि गंगा नदी बनारस से और उत्तर प्रदेश होते हुए आती है। ऐसे में उन तमाम इलाकों में जो लोग कई परंपराओं के अनुसार या फिर व्यवस्थाओं को देखते हुए गरीबी का किसी वजह से भी लाशों को गंगा नदी में डिस्पोज कर देते हैं और लाशें बहकर बक्सर पहुंचती है। ऐसे में ये डेड बॉडी पूरी तरह से बिहार की नहीं है और ये नहीं कहा सकता है कि ये बक्सर में ही इनका किया गया। तो सरकार ने अपने जवाब में बात कही। और दूसरा विषय जो राज्य सरकार ने तलब किया है था, पहले ही राज्य सरकार से पूछा था कि आप कोविड से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, क्या कोविड की स्थिति है और सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करने की योजना है। इन तमाम बातों पर सरकार से कोर्ट ने स्पष्टीकरण पूछा था और सरकार ने रिपोर्ट ने यह भी राज्य सरकार से कहा है कि आप अभी की जो अद्यतन स्थिति है वो बताएं कि तमाम जिलों की अलग अलग अद्यतन स्थिति बताएं कि कोविड की केसेस कितने हो रहे हैं, आप जांच कितनी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, रेमडेसिविर और जितनी भी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उनकी स्थितियां क्या है, और खास करके जो चैलेंजेस हैं लोगों के सामने, जो परेशानियां उससे निपटने के लिए सरकार ने कौन से प्लान बनाया है, किस प्लान पे काम कर रही है, उसका कितना असर हुआ है। इन तमाम चीजों को एक कलेक्टिव वे में कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है। राज्य सरकार ने उसका पहले जवाब दिया था और फिर राज्य सरकार ने कहा है कि जो स्थितियां होगी वो कोर्ट को अवगत करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो कोविड की स्थिति है कि उसको देखते हुए न सिर्फ विपक्ष बल्कि इस कोर्ट भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है और तमाम चीजों को देख रही है। हालांकि कई जनहित याचिकाएं, अलग अलग पब्लिक पिटीशन पड़ी थी, चाहे वो बक्सर को लेकर हो, चाहे लॉकडाउन न लगाने को लेकर। जो उस समय जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो बहुत सारी संस्थाएं कह रही थी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोर्ट का भी यही व्यू था। इन तमाम चीजों को जो एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और राज्य सरकार से टाइम टू टाइम क्वेरी कर रहा है। बिल्कुल शशांक, लेकिन जिस तरीके से बक्सर के गंगा घाट पर शवों के ढेर देखे गए, सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि ये तमाम जो शव है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं। हर राज्य की सरकार अपना अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से शवों का आना है ये काफी बेहद चिंताजनक है।
देखिए, निश्चित रूप से इसके दो पहलू है। पहला तो कोविड का संक्रमण जो है, कोरोना का जो संक्रमण है, वो अगर इस तरह की डेड बॉडीज और वो अगर कोरोना से डेथ है, अगर मान लीजिए कोरोना से डेथ है, तो गंगा नदी एक नदी में अगर घासे जाती है, वो सड़ती है, उसके बाद वायरस और फैलता है, तो एक बहुत ही एपिडेमिक एक्ट या कहे जो पैंडेमिक चल रहा है उसका विस्तार करने में सहायता होती है। तो सरकारों का दायित्व है। और दूसरी जो गंगा सफाई की योजना है, उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। आप किसी गंगा एक राष्ट्रीय धरोहर है और उसको इस तरह से गंदा किए जाने की बात को लेकर तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेरी किया था और बिहार सरकार से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्वेरी किया है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश से या फिर वो बिहार की ही लाश है, ये इन बातों का तो निर्णय नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर इन बातों का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। और अगर डेड बॉडी मिलती है, कहीं पर भी लावारिस डेड बॉडी कोई होती है या अनडिस्पोज डेड बॉडी होती है, तो पहले से प्रावधान है कि जो शासन है, सरकार है, उसका दायित्व बनता है कि उन बॉडीज को डिस्पोज कराए, यानी उन बॉडीज का फ्यूनरल कराए। जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास, उसके लिए एसओपी बनी हुई है, गाइडलाइन बनी हुई है। और दूसरा एपिडेमिक एक्ट में, यानी महामारी एक्ट जो है, जो पैंडेमिक चल रहा है, उसके अनुसार भी तमाम चीजों के लिए एक सरकार को गाइडलाइन है कि आप इन चीजों को अगर कहीं पे मिलती है तो इसको तुरंत डिस्पोज करें और पूरे कोविड के प्रोटोकॉल के साथ करें। क्योंकि अगर ये इनको कोविड प्रोटोकॉल के साथ इनको डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, तो ये एपिडेमिक को स्प्रेड करेंगे, पूरी तरह से बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार निश्चित रूप से असफल रही है, क्योंकि गंगा नगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से लाश आई है, तो वो बक्सर तक पहुंची थी और बक्सर तक पहुंचने में काफी एक समय होता है। तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि बनारस से लेकर इलाहाबाद तक बीच में, यानी बनारस के बाद बक्सर आते आते गंगा नदी में तमाम घर से लाशें आई थी, क्योंकि वहां भी लाशें डिस्पोज हो रही थी। तो उसका कारण यही है कि जब कोविड की महामारी बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों को पहुंचने लगे, उनको डिस्पोज करने के लिए समय नहीं मिल रहा था, पैसा बहुत लग रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने गंगा में प्रवाहित किया। आमतौर पे हिंदू धर्म में पहले प्रभावित कर दिया करते थे लोग, तो गंगा में इसे प्रवाहित कर दिया, जो कि नियमों के पूरी तरह से प्रतिकूल है। लेकिन जहां पर भी किया गया है, वहां पर तमाम गंगा घाटों पर इसके लिए मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन हुई थी, सरकारी अमले लगाए गए थे कि किसी तरह के गंगा नदी में प्रदूषण न हो, कोविड के जो मरीज है उनका पूरा कोविड के प्रोटोकॉल के साथ डिस्पोज कराने की व्यवस्था की जाए। और खास करके इलेक्ट्रिक जो सौगृह है, जो विद्युत सौगृह है, उनकी व्यवस्था की गई थी। ये तमाम चीजें चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सरकारों की फेल्योर है। और कहीं न कहीं दोनों तरफ से को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और इलाहाबाद की घटना हुई थी जो प्रयागराज की, और उसके बाद जो बनारस की तरफ से घटना हुई थी, इस पे भी कोर्ट ने मांगा था जवाब। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की बात कही थी। तो पूरी तरह से न्यायपालिका भी नजर रखे हुए है। और ये जो घटना हुई थी, जो बक्सर में मिले थे या अन्य जगहों पर मिले थे, काफी दुखद है। और इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से राज्य की होती है, मतलब सरकारों की। शशांक, वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई थी, तो पहला वचन यही लिया था प्रधानमंत्री ने भी कि गंगा की पूरी तरीके से सफाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार गंगा में शव के बहते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। लालू यादव ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि सभी युवाओं से उन्होंने आवेदन किया कि चलिए अपनी गंगा मां को बचाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा मां मैली होती जा रही है, जिस तरीके से शवों का आना लगातार जारी है, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कोरोना को लेकर पहले से ही सरकार को घेरने में लगी हुई थी। देखिए, बिल्कुल सरकार की नमामि गंगे योजना है और गंगा को साफ करने का सरकार का संकल्प था। बहुत बड़ी राशि बनाई गई थी, उसके लिए अलग मंत्रालय का गठन हुआ था। ये अलग की बात है कि जिस तरह पैंडेमिक चल रहा है, प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। ताकि अगर ये देखा जाए कि जिस तरह पैंडेमिक है, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, और एक सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बिहार के और उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, पूरे धरती की समस्या है। ऐसे में प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पे तमाम इदारे, जो तमाम अलग अलग संस्थाएं हैं, तमाम अलग अलग अथॉरिटीज हैं, उनको अपने अपने कामों को देखना चाहिए। और यही कोऑर्डिनेशन का अभाव है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पैंडेमिक आई है, बड़ी संख्या में तादाद में लोग मरे हैं, अनएक्सपेक्टेड कैजुअलिटीज हुई है। तो कहीं ना कहीं हर चीज की एक सीमा होती है। और उसके बाद लोगों ने गंगा नदी में शवों को डिस्पोज करना शुरू कर दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिम्मेवारी बनती है, बल्कि लोगों की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो मौका ढूंढता है, विपक्ष को भी राजनीति करनी है। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण जो स्लोगन थे, उसमें गंगा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गंगा को बहुत सेंटिमेंट उनका था, टच था, उससे इमोशनल गंगा से टच उन्होंने शो किया था अपने इलेक्शन पे। तो विपक्ष को बैठे बैठा एक मौका मिला है और विपक्ष
निश्चित रूप से इसको भुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, राजनीति का समय नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पेंडेमिक है। आम लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आम लोग ही है जो सौ को डिस्पोज कर रहे हैं। सरकार ने जो व्यवस्थाएं कर रखी थी, हालांकि वो नाकाफी थी, फिर भी उनको पेशेंस रख के बॉडीज को डिस्पोज करनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से अब एक समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, उसके बाद चीजें सामान्य होने की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो पीछे छोड़ के जा रही है, जो खाओ छोड़ के जा रही है, तमाम बहते हुए शव, तमाम जले शव, तमाम गाड़ दिए गए शव, इन्हीं लोगों को फ्यूनरल का भी मौका नहीं मिला है, काफी दुखद है। और निश्चित रूप से सरकारों को इसका जवाब तो देना चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आज काला दिवस को समर्थन करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, विधायकों, सांसदों को अपने अपने घर पर काले झंडे लगाने और काला बिल्ला लगाकर अन्नदाताओं के समर्थन में खड़े होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन के आज 6 महीना पूरा होने पर काला दिवस का आह्वान किया गया है। देश के सभी, झारखंड के सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्षगण, विधायक, पदाधिकारी, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सभी अपने अपने घरों में काला झंडा लगाएंगे, काला बिल्ला लगाएंगे और हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि ये काला कानून वापस लिए जाएं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सुनिश्चित किया जाए और किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए किसान नेताओं के साथ अविलंब बात किया जाए। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी को 12 मई को पत्र भी लिखा गया था और यह मांग की गई थी कि यह काला कानून जो हमारे अन्नदाताओं ने शुरू किया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसमें समर्थन देने वालों में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। काला दिवस को समर्थन देने का कांग्रेस ने फैसला लिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि झारखंड में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने घरों पर काला झंडा और काला बिल्ला लगाकर इन तीनों काले कानूनों का विरोध करेंगे और इसी के साथ सरकार से इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि आज कृषि कानून के आंदोलन के खिलाफ आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जो लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार किसान हो या विपक्षी दल हो, तमाम राजनीतिक संगठन भी यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए और अब कांग्रेस ने भी कहा है कि आज वो भी काला दिवस मनाएगी और इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने घरों पर काला झंडा लगाए और काला बिल्ला लगाकर निकले। देखिए रखिए, यह कृषि कानून के विरोध में जो एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज उसके 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर 26 मई तक इन 6 महीनों के सफर में इस आंदोलन ने कई मुकाम हासिल किए, कई उतार चढ़ाव देखे और कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। अगर हम याद कर लें, 26 नवंबर से शुरू हुई इस कहानी को, तो 10 दिसंबर से 14 लेन की जो दिल्ली यूपी की सड़क है, उस सड़क को किसानों ने जाम कर दिया था और तब से लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टरों की रैलियां निकाली गई थी और जो दृश्य हमने देखे थे वो किसी भी गणतंत्र के लिए वो दृश्य काफी विचलित करने वाले थे। बिल्कुल। तो कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने के इस सफर में जो आज तक जो मकाम हासिल हुआ है, विपक्षी दलों का साथ मिला है, किसान संगठनों को, किसान नेताओं को, आज उसी के मौके पर काला दिवस मनाया जा रहा है। वो धरने पर दिल्ली यूपी बॉर्डर के वहां धरने पर जो किसान बैठे हैं और साथ ही साथ पूरे देश में किसान कृषि कानून
के विरोध करने वाले लोगों के बीच में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और झारखंड में जाहिर सी बात है, चूंकि कांग्रेस भी कृषि कानून का विरोध कर रही है और यहाँ पर मौजूदा सरकार में एक सहयोगी दल की भूमिका में है, तो कांग्रेस ने भी पूरे राज्य में आज काला दिवस मनाने की घोषणा की है। और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी इस बात की घोषणा की है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि काला बिल्ला लगाएं, अपने घरों पर काले झंडे लगाएं और आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएं, ताकि यह विरोध का स्वरूप, विरोध जो है वह केंद्र सरकार तक पहुंच पाए। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानून है उनका विरोध देखा जा रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है कि किसानों से बातचीत की जा रही है, सरकार की तरफ से यही कहा गया कि किसानों के साथ बातचीत की जा रही है, किसी ना किसी तरीके से समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी भी किसान मानने को राजी नहीं है। और लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन फिर भी किसान अपने हठ योग पर है और सरकार की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसान संगठनों और उसके नेताओं की कई दौर की बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार से, और स्थिति यह है कि दोनों तरफ से एक डेडलॉक बरकरार है। और डेडलॉक के बाद कह सकते हैं कि जनवरी महीने में 26 जनवरी को जब यह घटना घटी थी, उसके बाद 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत ने जिस तरीके से 26 जनवरी की घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी थी, और उसके बाद तमाम किसानों ने फिर से एकजुट होकर इस पूरे आंदोलन को साथ देने की कोशिश की थी। तो केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो एक गतिरोध है, वह गतिरोध जस का तस बना हुआ है। इसी बीच में मार्च के बाद, मार्च महीने से देश कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में पहुंच गया और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यह कृषि कानून का विरोध है, यह आंदोलन पिछली सीट पर चला गया। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जहां किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वहां उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कैद कर रखा है ताकि कोरोना संक्रमण का प्रभाव के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। और एक बैकअप तैयार किया गया है, आसपास के इलाकों में लगभग 5 लाख किसानों का बैकअप तैयार किया गया है, जो एक फोन कॉल पर वहां पर इस आंदोलन में साथ देने के लिए पहुंच सकते हैं। तो दोनों तरफ से अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ किसान नेताओं का यह मानना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से या महामारी जो घोषित की गई है इस बीमारी को, उसके नाम पर इस पूरे आंदोलन को जबरदस्ती हटाया जा सकता है या न्यायालय की भूमिका इसमें आ सकती है। तो कई तरह के अप्रीहेंशन दोनों पक्षों की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कृषि कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है। और इस गतिरोध के साथ साथ आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन के, और पूरे देश में कृषि कानून का विरोध करने वाले जितने संगठन हैं, जितने स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, वह सब आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही हैं, काला बिल्ला लगाकर, काले झंडे फहराकर, और साथ ही साथ अपने घरों में मौन रखकर। राखी। लेकिन कुंदन जी, तमाम सवाल ये उठाए जा रहे थे कि जिस तरीके से इस आंदोलन का साथ कई किसान संगठनों ने छोड़ दिया है, इसके साथ ही जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू ने अपना काम किया और तमाम जो किसान है वो वहां पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम संगठन थे उन्होंने अपने कदम पीछे उठा लिए। और लोगों का कहना है, जो तमाम कई सत्ता बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं, उनका कहना है कि अब राकेश टिकैत महज अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं, इसके अलावा किसानों के हित के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो क्या ये जो पूरा आंदोलन है, ये सिर्फ राजनीति में एंट्री लेने के लिए है या फिर सच में किसानों के लिए कुछ करने की यहां पर कोशिश की जा रही है? देखिए राखी, देश में जब जब आंदोलन हुआ है तो उन आंदोलन से राजनीतिक हस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप देख लें, विनोबा आंदोलन की बात कर लें, जयप्रकाश आंदोलन की बात कर लें, और सबसे अहम आपको बता दें कि आप जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्थापना भी एक आंदोलन से हुई थी। और आज अरविंद केजरीवाल रालेगंज सिद्धि में जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी वो रालेगंज सिद्धि में है, लेकिन इस आंदोलन की दूसरी उपज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये तमाम नेता
आज दिल्ली की सत्ता में काबिज है। तो आंदोलन ने जब जब देश में रूप अख्तियार किया है तब तब राजनीतिक हस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें भी इतिहास इस बात का गवाह रहा है। शायद हो सकता है कि इस आंदोलन से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जैसे किसान नेता राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री करने की इच्छा रखते हो, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जिस समय तक आंदोलन चलता रहा, इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव झेले हैं। 26 नवंबर से शुरू हुआ आंदोलन 10 दिसंबर को इसने 14 लेन के पूरी सड़क को जाम कर दिया था। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश कर पाना काफी मुश्किल हो गया था, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एक तरफ के आने जाने के रास्तों को खोला गया। फिर 26 जनवरी का भी हमने वो नजारा देखा जिस 26 जनवरी के दिन पूरे दिल्ली में ट्रैक्टरें दौड़ती हुई नजर आई थी और किस तरीके से वो एक दृश्य दिखा था। फिर 28 जनवरी को हमने राकेश टिकैत के आंखों से आंसुओं को निकलते देखा। तो यह बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के यह आंदोलन आज यहाँ तक पहुंचा है। कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम किसान नेता जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है, एक दायरे में बंद कर लिया है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। आसपास के इलाके में किसानों को मोबिलाइज करके रखा गया है, उनका एक डेटाबेस तैयार करके रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो तमाम किसान एक फोन पर उपलब्ध हो सके और उस आंदोलन स्थल तक पहुंच सके। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण और महामारी के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पूरे धरना को समाप्त करवा सकती है, जबरदस्ती वहां से हटवाया जा सकता है या न्यायालय की भूमिका इसमें आ सकती है। इन तमाम एप्रीहेंशंस के बीच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यह आंदोलन अभी बैक सीट पर है। कोरोना संक्रमण देश में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से देश जब बचकर निकलेगा तब किसानों की बातें की जाएगी और हो सकता है किसानों के साथ जो वार्ताओं का दौर चलता रहा है, इन वार्ताओं के दौर को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या होगा, जब तक कोरोना संक्रमण से देश जूझ रहा है तब तक तो यह आंदोलन आप समझ के चले सेकंड सीट पर ही बैठा है। राखी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसान अपने हठ योग पर हैं, ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस भी काला दिवस आज मनाएगी। सरकार की कई योजना सिर्फ उद्घाटन, फोटो खिंचवाने और हरी झंडे दिखाने तक ही सीमित होती हैं, जिससे सरकार का वोट बैंक बना रहे। दूरगामी प्लान और टेक्निकल सेवा को दुरुस्त किए बिना किसी योजना को सफल नहीं किया जा सकता, जिसका जीता जागता नमूना है पौडियाहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेकार पड़ा है बाइक एम्बुलेंस। जहां इस कोविड काल में एम्बुलेंस की कमी से मरीज की जान जा रही है, तो वहीं ये एम्बुलेंस धूल फाक रहे हैं, जबकि इस स्थिति में बाइक एम्बुलेंस मील का पत्थर साबित हो सकती है। चक्रवाती तूफान यास ने यूं तो पूर्वी भारत के लोगों में दहशत फैलाई हुई है, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों को इस तूफान का बेसब्री से इंतजार है। वो हैं जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी के तट पर रहने वाले मछुआरे। हर दिन ये मछुआरे औसतन 1 से 4 किलो मछली पकड़ते हैं, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के साथ नई मछलियां किनारे की ओर आती हैं और इनका कारोबार दोगुना तिगुना हो जाता है और उनकी कमाई भी बढ़ जाती है। इस कारण ये लोग तूफान का इंतजार कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद होगा फायदा, क्योंकि पानी आता है तो मछली भी आता है इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग पकड़ते हैं। और अब ये पानी कम रहने से मछली तो किनारे नहीं पकड़ता है? नहीं, मछली तो किनारे में नहीं आता है, पानी बढ़ने प्लस बहुत नदी में कचरा भी हो जाता है ना, तो इसी वजह से हम लोग को नदी में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। पानी बढ़ेगा तो फायदा? हाँ, फायदा होगा। इससे तुम लोगों को कुछ फायदा होगा? फायदा होगा, मच्छी मिलेगा तब। तो इससे क्या पानी बढ़ने से किनारे आता है? हाँ, पानी कहाँ बढ़ा अभी? नहीं, तूफान में पानी जो आएगा, हाँ, पानी बढ़ेगा नदी में, हाँ, उससे कुछ फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। ऐसे रोज कितना मछली पकड़ लेते? 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो। और पानी बढ़ने से? पानी बढ़ने से ज़्यादा होगा, 10 किलो, 20 किलो।
तो पानी बढ़ने से बढ़ सकता है मछुआरों का कारोबार, जिसे लेकर अब यास तूफान के इंतजार में है तमाम मछुआरे। तो जमशेदपुर के मछुआरों को अब यास तूफान से आस है कि अगर पानी बढ़ता है तो उनका कारोबार भी बढ़ेगा और इसी के साथ मछलियां भी किनारे पर आ जाएंगी, जिसकी वजह से इनका कारोबार और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।